नमस्कार दोस्तों, पीएस एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं सर प्रवीण सिंह सिसोदिया। आज हम बात करेंगे लेटरल एंट्री के बारे में। लेटरल एंट्री के बारे में पढ़ेंगे। लेटरल एंट्री क्या है, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, उनके सामने क्या क्या चुनौतियां हैं, इसके बारे में हम विस्तार से जानेंगे। इससे पहले दोस्तों मैं क्षमा चाहता हूँ, बीच में थोड़े दिन गैप हो गया क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, इसलिए मैं वीडियो बना नहीं पाया और अपलोड नहीं कर पाया समय पर। तो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। आज से कंटिन्यू वीडियो डालूँगा। आज के बाद से कंटिन्यू वीडियो अपलोड करता रहूँगा ताकि आपको कोई भी दुविधा ना हो और आपको देखते रहो। तो आइए शुरू करते हैं लेटर एंट्री। लेटर एंट्री की शुरुआत कैसे हुई और किस प्रकार से इसका चयनित प्रक्रिया होती है। लेटर एंट्री का मतलब होता है कि भाई सरकारी क्षेत्र का नहीं बल्कि निजी क्षेत्र के व्यक्तियों का जो विशेषज्ञ होते हैं उनका चयन करना, यानी ऊपर से चयन करना है। कोई भी पद या हो गया फिर कोई भी मंत्रालय विभाग के अंदर उसका चयन ऊपर से किया जाता है, तो उसको हम लेटर एंट्री कहते हैं। लेटर एंट्री के अंदर बहुत सारे विशेषज्ञ आते हैं, यानी स्पेशलिस्ट होते हैं, किसी भी फील्ड के स्पेशलिस्ट हो सकते हैं, तो उनको चयन करना होता है। अब इसकी चयन की शुरुआत कैसे हुई और सबसे पहले कैसे इनकी चयन हुई थी, तो संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा किया गया था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए 9 विशेषज्ञों का चयन करने के लिए किया था। और ये चयन किस पद के लिए होता है, तो संयुक्त सचिव पद के लिए किया गया था लेटर एंट्री के लिए। तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो कुछ ऐसे संयुक्त सचिव होते हैं उनके लिए किया गया था। कौन करने वाला कौन है, तो यूपीएससी द्वारा किया गया था। इसके बाद डिमांड बढ़ती गई, जैसे कि कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग एंड ये डीओपीटी के द्वारा भी 10 सदस्यों के चयन मतलब पदों के लिए 10 पदों के लिए उनकी डिमांड हुई थी, तो उनका भी चयन किया गया। तो ये कर किस लिए रहे हैं, तो संयुक्त पद के लिए। अब इस पदों को लाने की आवश्यकता क्यों पड़ी, तो हम देखते हैं कि भी आज के ज़माना आधुनिकीकरण हो गया, भूमंडलीकरण यानी वैश्वीकरण का दौर चल रहा है। वैश्वीकरण के दौर में बहुत सारे अपराध भी हो रहे हैं। संगठित अपराध हो गया, संगठित अपराध के बाद डिजिटलीकरण यानी डिजिटलीकरण बहुत ज़्यादा बड़ा है। तो आप ये भी जानते हो, तो 90 के दशक के बाद ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण और समाज जो प्राइवेटाइजेशन हुआ था, उसके बाद से ही भारत की बहुत सी समस्या बढ़ी, आंतरिक चुनौतियाँ बढ़ गई है, आतंकवाद जैसी समस्या बढ़ती गई है। इन सब के निपटान के लिए कुछ स्पेशलिस्ट को चयन की प्रक्रिया के माध्यम से इसके अंदर लाया गया। तो उनका कार्यकाल भी निर्धारित कर दिया गया भाई कि ज़्यादा कार्यकाल नहीं होना चाहिए, 3 से 4 साल मतलब 3 से 5 साल का कार्यकाल रखा गया, ताकि इनमें 3 से 5 साल के बाद में उनको हटा दिया जाए और नए व्यक्तियों का चयन होना, यानी ये संयुक्त सचिव पद के लिए चयन होता है। तो इस प्रकार ये होता है। इनके लिए कई आवश्यकताएं थी, आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, लेकिन साथ ही साथ बहुत सारी चुनौतियाँ भी थी। क्योंकि चुनौतियाँ इस प्रकार थी कि भाई जो लंबे समय से एक ग्राउंड लेवल पे काम करने वाले प्रशासनिक अधिकारी हुआ करते थे, उनका चयन होने की बजाय जो निजी क्षेत्र के स्पेशलिस्ट की चयन करना एक बहुत बड़ी उनके लिए चुनौती है। इसलिए उनका विरोध भी जाहिर है, तो वो विरोध करते हैं इसका। और साथ ही साथ हम ये भी देखते हैं कि समझने की कोशिश करेंगे भाई क्या आवश्यकता क्यों पड़ी और किस प्रकार से इनका चयन। तो यूपीएससी द्वारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अधीन 9 विषयों का चयन करने के लिए संयुक्त पद पर कार्य करने के लिए इसका चयन किया गया था। इसके बाद कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने डीओपीटी, जिसको बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, ने 10 पद के लिए आवेदन मांगे थे। उनके कार्यकाल होंगे 3 से 5 वर्ष का कार्यकाल, 3 से 5 वर्ष का कार्यकाल होता है। अब इसकी क्या क्या आवश्यकता रही, तो आवश्यकता में हम देखेंगे कि वैश्वीकरण, डिजिटलीकरण, संगठित अपराध, जलवायु परिवर्तन संबंधित मुद्दों ने शासन के काम को अत्यधिक जटिल बना दिया था। इन जटिल काम को सरल करने के लिए, यानी विशेषज्ञों युक्त और कौशल युक्त बनाने के लिए इनकी मांग अधिक थी। मांग को पूरी करने के लिए इसका लेटरल एंट्री का चयन किया गया। दूसरा है भाई नीतियों के निर्माण और कार्यान्वयन में नई प्रतिभा और आयामों का समावेशन बढ़ा है। कि भाई अगर कोई भी स्पेशलिस्ट आता है किसी भी फील्ड का, मान लो कि मेडिकल फील्ड से कोई स्पेशलिस्ट हो, तो डॉक्टर मान ले कि स्वास्थ्य संबंधित कोई पॉलिसी बनानी है, तो उसके लिए डॉक्टर या फिर जो एमडी होते हैं या फिर बड़ी बड़ी कंपनियों के एमडीज होते हैं, या उनके द्वारा क्या है कि थोड़ी हेल्प रहती है भाई, उनकी क्या क्या समस्या, हेल्थ समस्याओं को अच्छे से जानने को मिल जाता है और उसके ऊपर बाद में नीति बनाना आसान हो जाता है। तो इसलिए फिर कोई मेडिकल के अलावा कोई शिक्षण पद्धति के हो या फिर म्यूज़िक सेक्टर के अंदर हो, उसके अंदर कोई पॉलिसी बनानी हो, तो उसके अंदर भी ये हो जाता है। तो बहुत सी तमाम ऐसी फील्ड है जिसके अंदर स्पेशलिस्ट होते हैं, उस स्पेशलिस्ट के द्वारा नीतियाँ निर्माण करना आसान हो जाता है, क्योंकि उस फील्ड की क्या क्या समस्या, उन समस्या को समझते हुए हम उनके ऊपर निर्णय ले पाते हैं आसानी से और उनके ऊपर रूल्स एंड रेगुलेशन हम बना सकते हैं। साथ ही साथ उन प्रतिभाओं और आयामों का समावेशन भी बढ़ गया है, तो ये भी नीतियों का निर्माण में और ग्राउंड लेवल पर कार्यान्वयन किस प्रकार से होगा, ये भी अच्छा हुआ है।
प्रशासनिक सेवाओं के लिए जो रिक्त पद थे उनके अंतरालों को भरना भी एक उनका आवश्यकता थी, इसीलिए इनका लेटर एंट्री लाई गई। प्रशासनिक सेवाओं में बहुत से पद खाली थे, उन पदों के जो अंतराल था उन अंतराल को भरने के लिए लेटर एंट्री बहुत ज़रूरी थी, क्योंकि जो प्रशासनिक अधिकारियों की चयन की प्रक्रिया यानी कि सिलेक्शन जो होना चाहिए था, वैकेंसीज वो बहुत कम निकलती हैं, तो उसके द्वारा भी इनकी पदों की खाली रहती है और बहुत सी नीतियां हैं उनका नीति निर्माण और कार्यान्वयन बेहतर ढंग से नहीं हो पाता, ग्राउंड लेवल पर नहीं होने के कारण भी इनमें बहुत सी चुनौतियाँ थी। तो इस चुनौतियों को मतलब कमियों को दूर करने के लिए लेटर एंट्री लाई गई। साथ ही साथ जो शासन प्रणाली के दक्षता में वृद्धि होगी। तो इससे होगा क्या कि भाई जो शासन प्रणाली है किसी फील्ड का अगर मान लो कि विशेषज्ञ हो, तो उससे क्या होता है कि भाई उस दक्षता बढ़ती हैं, प्रशासनिक अधिकारियों के बीच में चर्चा विचार होना और उसके बाद नीति निर्माण और कैबिनेट के अंदर संयुक्त सचिव पद के द्वारा उनके नीति निर्माण आसानी होती है। अब साथ ही हम देखते हैं कि भाई ये तो चीज़ आवश्यकता थी, ये लाया वो गए वो सब कुछ ठीक है, लेकिन इसके साथ ही साथ चुनौतियाँ भी बढ़ी है कि इनकी क्या क्या चुनौतियाँ हैं। इसके भाई प्रशासनिक अधिकारी हैं वो विरोध करते हैं कि भाई जब हम ग्राउंड लेवल पर इतनी मेहनत करते हैं, हमारे बहुत लंबे समय का अनुभव होने के बावजूद हम आप एक निजी क्षेत्र के व्यक्ति को लाते हैं और उससे जो ग्राउंड लेवल पे क्या क्या समस्या उसका अनुभव नहीं होता, तो इसे भी प्रशासनिक अधिकारी द्वारा विरोध किया गया। अब क्या क्या विरोध किया गया तो हम इसको देखते हैं। जमीनी स्तर पर कार्य करने का अनुभव। भाई IAS अधिकारी जो प्रशासनिक अधिकारी होती है उनको ज़मीनी स्तर पर कार्य करने का अनुभव होता है। साथ ही साथ भाई सिविल सेवा से संबंधित अधिकारियों का नीति निर्माण व उनके कार्यान्वयन का लंबा अनुभव होता है। तो ये भी है। चयन प्रक्रिया में आरक्षण संबंधित मुद्दा, चयन प्रक्रिया जो लेटर एंट्री उसमें चयन प्रक्रिया होती है उसके आरक्षण संबंधी मुद्दा भी खड़ा हो जाता है, तो ये भी एक चुनौती का विषय है। फिर साथ ही साथ कार्यों के प्रति उत्तरदायित्व और जवाबदेहिता सुनिश्चित करना कठिन हो जाएगा। अब जो लेटर एंट्री के माध्यम से संयुक्त सचिव पद पर जिन विशेषज्ञों या स्पेशलिस्ट का चयन करते हैं हम, उस चयन का वो हमारे कार्य करेंगे, तो भाई ज़रूर नहीं कि वो इस कार्यों के प्रति उत्तरदायित्व और जवाबदेहिता रखेंगे। अगर प्रशासनिक अधिकारी होता है तो उनके पास एक नैतिकली होता है भाई, एथिक्स का पेपर के अंदर उसको सिखाते हैं कि भाई वो अपने कार्यों के प्रति उत्तरदायी और जवाबदेही रहना, सत्यनिष्ठा, ये इस सब प्रकार सबके ऊपर इनकी निर्भरता रहती है। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि भाई ये जो निजी क्षेत्र से आने वाले व्यक्ति स्पेशलिस्ट होते हैं वो अपने कार्यों के प्रति उत्तरदायित्व या जवाबदेही सुनिश्चित कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, तो उनके लिए कठिन कार्य हो जाता है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप इस चैनल पर न्यू हो तो बेल आइकन को दबाइए ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।